अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कितने लोग आ गए? और लोग एक मिनट मैं शेयर कर दूं क्लास में थोड़ा सा। और होमवर्क वगैरह हो गया आप लोगों का? जी ओके, तो बताइए क्या किए हैं आप? मैं सर दो फ्रेंड के कन्वर्सेशन किया है दरमियान में। अच्छा, तो मुझे शेयर कर सकते हैं वो? फिलहाल शेयर कर दें, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, रेसिडली शेयर कर दे, मैं देख ले रहा हूँ और तब तक लोग आ भी जाएंगे। आई होप कि जी आ गए। 1 2 3 4, अभी कुछ लोग बाकी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आपका वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी नुसरत परवीन बाकी हैं, 1 2 3 लोग आ गए। उनका फिर क्या इशू है? चलिए, होमवर्क तो आ गया आप लोगों का। वसीम अकबर, जी सर। आप शेयर किए मुझे? सर शेयर कहाँ पे करते हैं? शेयर मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए पर्सनल। जी सर, व्हाट्सएप में हम कर दे रहा हाँ, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं देख ले रहा हूँ, आप वहाँ से बताएं फिर। हूँ। जी सर, मैं क्योंकि स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा है, हम्म, नोट पैड पे किया था। जी सर। चलिए फिर तब तक हम देख लेते हैं। आपका आ गया जी, रीड कीजिएगा वसीम अकबर। वसीम अकबर, कैन यू जी रेशन? सर। हाँ, तो ये आप या स्टार्ट, सर। हाँ आप स्टार्ट कीजिएगा। यस सर, बोलिए। रीड कर सकते हैं आप पीडीएफ? पीडीएफ सर, हाँ सर, एक हाँ, तो रीड मैं कीजिएगा आप। पीडीएफ में जाता हूँ। जी सर, करता हूँ। जी सर, पीडीएफ ओपन नहीं हुआ अभी फिलहाल। अच्छा चलिए, हम यही से बता रहे हैं आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, आप पेज नीचे ऊपर कर दिए आप, ठीक है। चलिए, पहला आपका है हाय हाउ आर यू, ठीक है। जी सर। फाइन, ठीक है, फाइन एंड हाउ आर यू। तो यहाँ पे जो आप फाइन के बाद एंड हाउ आर यू लगाए हैं, तो इसको आप शॉर्ट कर जी सकते सर। हैं और शॉर्ट करके डायरेक्टली कह सकते हैं फाइन एंड यू, ठीक है। फाइंड एंड लो। हाँ, तो इसलिए कि शॉर्ट हो जाएगा ना, ऊपर वाला जो पूरा सेंटेंस है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपका नीचे वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और आपको यू के बाद यहाँ पे आपको वो लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। हाँ, डिस्प्ले डिस्प्ले पे दिख रहा है आप लोगों को पीडीएफ? जी सर, ये
डिस्प्ले तो पीडीएफ नहीं दिखा रहा है, इंग्लिश ग्रामर पीडीएफ से नहीं दिखा रहा है सर। हाँ ग्रामर दिख रहा हो, अभी आप अब नीचे नहीं किए, स्क्रॉल नहीं किए उसको। ओके सर, ओके, हाँ ठीक ठीक। यहाँ पे आप लगा दीजिए। ओके वसीम, आई एम गुड, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? नथिंग एल्स ब्रो, जस्ट टॉकिंग विद यू। डू यू नो टुमारो इज माय बर्थडे? रियली? हैव योर बर्थडे टुमारो? नो सर। Okay, yeah, I know brother. Have you any ideas? Go for picnic. यहाँ पे जो आप लगाए है ना, हैव यू एनी आइडियाज, यहाँ पे Yes, लगा sir. दीजिए या फॉर लगा के गोइंग कर दीजिए। ठीक है, आप लिखे हैं हैव यू एनी आइडियाज गो फॉर पिकनिक। हाँ जी सर। दीजिए हैव यू एनी आइडिया फॉर गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, यानी अच्छा। पिकनिक जाने के लिए आपके पास कोई आइडिया हो तो दीजिए, ये मतलब हुआ। ओके सर दिख नहीं रहा है। वो पीडीएफ नहीं दिखेगा, वो पीडीएफ अभी ये डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे भेजे हैं तो ओके। हाँ, तो आप लोग सुन लीजिए, मैं सबका ऐसे ही करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम से जब पीडीएफ बनाकर आप लोग भेजेंगे तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पूरा, जिस तरह यहाँ पे ग्रामर दिख रहा है, सबका दिख रहा है ना, लिखा हुआ अभी। ओके सर। हाँ तो नेक्स्ट टाइम सर तो टास्क के लिए तो एक ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि इक्वली तो सर बहुत ही होगा। हाँ हाँ, एक ग्रुप में बनाएंगे, उसमें सबका पीडीएफ ऑलरेडी हम मंगा लेंगे पहले से। जी सर। हाँ हैव यू एनी आइडियाज? हैव यू एनी आइडियाज? ओके, हो गया। यहाँ पे इम्प्रूव कर लीजिए अपने से आप हल्का सा। जी सर, बोलिए क्या करना था सर? हैव यू एनी आइडियाज गो फॉर, तो सर यहाँ चेंजिंग क्या करना था? आइडियाज ना लगा के आइडिया, हैव यू एनी आइडिया। यस सर, आइडिया कर दिया। हाँ कर लिया है। फॉर गोइंग, हाँ जी सर। गो से पहले फॉर लगा के और आईएनजी जेरंड फॉर्म कर दीजिए, फॉर गोइंग। फॉर गोइंग सर। हाँ फॉर गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, जी सर। हाँ ठीक हो गया। चलिए, और करीब करीब तो ठीक है। चलिए अब इतना रीड कर लिया, नेक्स्ट टाइम और देख लेते हैं। उनका आ गया है शायरी शाफरीन का, जी सर। उनका पीडीएफ देख ले रहे हैं, एक मिनट हम। ये ओके सर। शायरी आप रीड कीजिएगा। Excuse me, sir. ओके Yes, how can I help you? I want to buy a shirt. Okay, please sit down. What size I show you? You show me medium size and latest color. Take this medium size and latest color. यहाँ पे आप जो लिखी है जी सर। वेंडर, यहाँ पे लिखी है वेंडर व्हाट साइज, यानी वेंडर कह रहा है कि व्हाट साइज I show you. हाँ तो इसको कर दीजिए, व्हाट साइज वुड यू लाइक टू सी। What size हाँ वुड यू you लाइक, like to see? हाँ आप कौन सा साइज देखना चाहेंगे? जी सर, लिख ली। हाँ नेक्स्ट मी के बाद, वेंडर के बाद मी Take this medium size and latest. है ना, वेंडर के बाद ये जो है व्हाट साइज आई शो यू के बाद नीचे वाला क्या है, मी यू शो मी। Medium size and latest color. हाँ तो यहाँ यू हटा दीजिए डायरेक्टली, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाएगा, यू हटा के डायरेक्ट कर दीजिए, शो मी मीडियम साइज एंड लेटेस्ट कलर, शो मी। ठीक है, तो यू जो आपका है ना ये हट जाए। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली हम वर्ब फॉर्म लाते हैं, तो यू जो लगा है आपका ये हटा देना है। हटा दिए। और शो में एस आप कैपिटल लेटर में कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे पढ़िए। Take this medium size and latest color. ओके How much price is the shirt? Only 500 rupees. यहाँ पे इसको कर देना, हाउ मच कॉस्ट इज ऑफ शर्ट, हाउ मच कॉस्ट इज ऑफ शर्ट। ठीक है, Of its shirt. हाँ हाउ मच कॉस्ट इज ऑफ शर्ट कर दीजिए, या इज ऑफ दी शर्ट, दोनों से हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट कर दीजिए, कॉस्ट का COST कॉस्ट। जी। चलिए नेक्स्ट, Only 500 rupees.
Okay, next. Good. It's very costly. Please less some rupees. It's very costly. Please less. तो यहाँ पे जो है ना प्लीज लेस सम रुपीज, ये लेस जो है ना, ये लेस जो है आपका वर्ब फॉर्म यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसको आप बनाइए प्लीज मेक डिस्काउंट समथिंग। Make discount. हाँ, प्लीज मेक डिस्काउंट समथिंग, कुछ कम कीजिए। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट। Okay, 400 is the last price. ओके, गुड। नेक्स्ट। Okay, pack this shirt. ओके, Take your rupees. ओके के Please बाद give me bill. ओके के बाद अभी हम जो कल पंचुएशन पढ़ रहे थे, तो ओके के बाद यहाँ पे आप पंचुएशन यूज कीजिए। पंचुएशन में आप कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। ओके के बाद जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हैं आपका ओके, ये लिखा हुआ दिख रहा है मेरा जो लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा। ओके के बाद कॉमा लगा दीजिए आप, ठीक है। हाँ, है ना। ओके, ओके में बड़ा कर दीजिए, ओ बड़ा कर दीजिए, कॉमा, पैक में ठीक लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ओके, पैक दिस शर्ट। गुड। नेक्स्ट। नहीं दिख रहा कॉमा। कॉमा आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कॉमा लगा देना है। चलिए पीडीएफ भेजिएगा तो हम उस पर डायरेक्टली करेक्ट कर देंगे वहीं से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। कॉमा लगाए हुए हैं हम। अच्छा, कॉमा लगा हुआ है। ओके, तो ओके में ओ जो आपका है ना उसको कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। हाँ, नुसरत परवीन आ गई। तो चलिए आपका ओके नेक्स्ट पढ़ दीजिए, लास्ट पॉइंट। Your rupees. ओके। Please give me bill. ओके। Take it your shirt and bill. ओके, टेक Thank दिस। you. Welcome. ओके, गुड, वेल डन। चलिए, और किसी का रेडी है? नुसरत परवीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? नुसरत परवीन, ऑडियो इनका कनेक्ट नहीं है, ठीक है। वही कल की तरह मसला आ गया है, कल बताया था मैंने भी। अच्छा, तो नुसरत जहां आपका तो आप तो पहले भेज दी थी। यस सर। जी, आपका तो मैं देख लिया था। तो इनका नुसरत जहां का मैं थोड़ा सा रीड कर देना चाहूंगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ना कि पहले ही बना के किस फॉर्मेट में आप लोग लिखते हैं। मोबाइल में अगर लिखना चाहें तो अच्छा है, और अगर मोबाइल में आपका MS वर्ड हो तो वहां पे टाइप करें, वहां से अगर डायरेक्टली आएगा तो उसे मैं क्लिक करके एडिट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी टाइप करके पूरा 1 पेज का 1.5 पेज का उसे भी सेंड कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा, वहां एडिट करने में आसानी होगी डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, नुसरत का तो फिर ये मसला है, उनको आवाज नहीं जा रही है। 1 मिनट में उसको थोड़ा उनको कम्युनिकेट कर दूं। चलिए, कल वाले क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले तब तक आप लोग। कल जो चला था या उससे रिलेटेड कुछ बातें हो, कुछ क्वेरी हो भी फिलहाल। जी है कुछ? और लेसन खुलेगा तब तो पढ़ेंगे, तब तो बताएंगे आपको कि हमको क्या पूछना है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज हम जी सर स्टार्ट करते हैं। कल फर्स्ट डे वाला जो हमारा था, इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया था पहले। जी तो जो हमारे रूटीन में था फर्स्ट वाला, ये सब तो हो गया डिटेल में। हम कल इसको डिस्कस कर रहे थे यहाँ से। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेबल है आपका, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम यहाँ से आज डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। 2 मेथड ऑफ लर्निंग ग्रामर, ठीक है। ग्रामर सीखने के 2 मेथड जो हैं उसे हम देखेंगे। आपको सेंटेंस रहेगा या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस, फ्रैगमेंट, 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके तरफ हम चलते हैं अब।
देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर बेसिकली क्या होता है उसे आप यहाँ समझ जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर इज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इंग्लिश ग्रामर का अगर हम उसको आसान लफ्ज में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का हम इस्तेमाल करते हैं अपने जुमले को माना खेज, ठीक है, कह सकते हैं कि मीनिंगफुल बनाने के लिए। जो हमारा सेंटेंस होता है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर का यूज करते हैं, या कोई सा भी ग्रामर हो, आपका व्याकरण कह लीजिए या कवायद कह लीजिए, ग्रामर कह लीजिए, अपने सेंटेंस को, अपने बातचीत को, अपने कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्रामर रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स। चलिए आप लोग रीड तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, यहाँ से रीड करें Yes, कोई, sir. रीड करे कोई, यस सर। उसके बाद मैं देखता हूँ। परवीन का English grammar is related to expressing words in their singular and plural forms. Grammar refers to a systematic set of rules of a language and a structure of a language like its skeleton. It is important for language learners to understand the rules of grammar, because if you use of order words incorrectly, your sentence will not make sense. ओके Two गुड, methods of learning grammar. ओके ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं। ग्रामर रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर एक तरह का एक ऐसा सिस्टमैटिक रूल है जो हमारे लैंग्वेज को सेटअप करता है, मतलब हमारे लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाता है। अगर हम अपने लैंग्वेज में ग्रामर का यूज ना करें तो हमारा जो लैंग्वेज है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, हमारा बातचीत जो है अगला समझ नहीं पाएगा। और ये आपका दो तरीके होता है, एक आपका ओरल होता है और एक आपका रिटन होता है, ठीक है। एक आपका ओरल लैंग्वेज होता है और एक आपका रिटन लैंग्वेज होता है। ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। ओरल में क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली कोई बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम हम बोलते हैं, तो हम वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हम तो लगा तो सकते हैं क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन हम करते हैं व्हाट इज योर नेम, तो वो आपका जो एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका, वो बताता है कि हाँ ये सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो किससे रिलेटेड है। जिस तरह हम कहते हैं कि व्हाट इज योर नेम, और एक है व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब कि लग रहा है कि हाँ अगला कुछ पूछ रहा है। तो इस तरह की जब बातें होती है और आपका जो एक्सेंट होता है, आपका जो लहजा होता है, इससे पता चलता है कि हाँ जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो किस मीनिंग में है या उससे क्या कहा जा रहा है। तो ओरल में यही होता है कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो हमारा लैंग्वेज स्टाइल जो होता है या मतलब एक्सेंट होता है, लहजा होता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये ओरल फॉर्म में है। और रिटन में क्या होता है, रिटन में हम बोलते नहीं है कोई चीज, जो भी होता है उसे हम लिख देते हैं। जिस तरह की हम कहें कि आई एम, ठीक है, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, डायरेक्टली देखने वाला समझ जाएगा। यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये ग्रामेटिकली आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है और देखने वाला समझ भी जाएगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक तरह का आपका जो असर्टिव सेंटेंस है या फिर कह लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेटिव ये आपका सेंटेंस होगा। तो ये ओरल और रिटन में ये फर्क है। ओरल हमारे, ओरल के माने होता है जबानी, ठीक है, ओरल के माने जो होता है जो हम मुंह से बोलते हैं उसे कहते हैं ओरल, और जो हम लिखते हैं वो हमारा कहा जाता है रिटन फॉर्म। तो ये दो चीजें होती हैं जो कि दोनों में हम ग्रामर का यूज करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट हमारा है उसी के आगे लैंग्वेज तक हो गया कि एक तरह का एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए या कोई रूल को बनाने के लिए हम ग्रामर को सीखते हैं। लाइक इट्स स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, ढांचा सर। हाँ ढांचा जो होता है, जिस तरह के आप देखते होंगे जब मुर्दे को हम दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं, फिर अगर उसके बॉडी को हम निकालते हैं तो एक ढांचे के शक्ल में रहता है, उसके अंदर जो हड्डियां बोन्स होती हैं वही रहता है, सिर्फ उसका जो फ्लेश होता है, मांस, वो सब के सब गल जाता है। तो एक तरह का ढांचे के शक्ल में बचा रहता है। तो लैंग्वेज को कोई सा भी अगर जिस तरह हम एक एग्जांपल दें कि आई एम
आ बॉय, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लिख दें बॉय एम आई, बॉय एम आई और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें तो ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल नहीं होगा। क्यों? यस इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ, स्केलेटन सर, अगर मुर्दे को आप निकालेंगे तो उसका सर जहाँ पे रहेगा, सर वहीं पे रहेगा, पैर वाला जो हिस्सा है वहीं पे Yes, sir. रहेगा। उसी तरह इंग्लिश में लैंग्वेज का वही हाल है कि अगर आप कोई लैंग्वेज बना रहे हैं तो ग्रामेटिकली आपको सेट करना पड़ेगा। सपोज दैट ये फिगर जो आपको दिख रहा है आई एम ए बॉय, ये लैंग्वेज का एक स्केलेटन है, ठीक है। तो Yes, इसका मतलब ये करेक्ट कैसे है, इसलिए कि हम इसमें ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट डाले हैं, आई एम अ बॉय। सब्जेक्ट वर्ब हाँ, ऑब्जेक्ट, तो सारा पार्ट्स इसमें हम करेक्ट डाले हैं, इस वजह से ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही है जैसे कि स्केलेटन होता है, किसी मुर्दे को हम दफन कर देते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो उसका सर जहाँ पे है वहीं रहेगा, उसका हाथ जहाँ पे है वहीं रहेगा, पैर जहाँ पे है वहीं रहेगा। फर्क इतना है कि उसकी हड्डियां बचेगी। तो वो एक तरह का रियलिटी बताता है कि हाँ, इंसान अगर किसी दफन किए हुए मुर्दों को हम निकालेंगे तो सर जिधर रहेगा उधर ही रहेगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। अदरवाइज बॉय एम आई करेंगे तो ये सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। ये बिल्कुल ग्रामर को स्केलेटन से जोड़ दिया है एक मिसाल देने के लिए कि जिस तरह हम मुर्दे को निकालते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, इसका सर कहाँ है, पैर कहाँ, चीजें पता चल जाती हैं। जी सर। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर को सीखना क्यों जरूरी है, इसलिए लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं, जबान के सीखने वाले, ठीक है। यस सर। लैंग्वेज की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि आपका मोस्टली जनरली हम देखते हैं हमारा उर्दू एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक यस सर। लैंग्वेज है, हिंदी एक हिंदी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज, तो ये बेसिकली मराठी एक लैंग्वेज है। इसके अलावा बहुत सारी जबानें हैं जो लैंग्वेज में शुमार की जाती है, अरबी है, पर्सियन है, ठीक है। ये सारे के सारे अपने आप में लैंग्वेज है, इनका हर एक जबान का कुछ न कुछ फायदा है। उर्दू में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वहां भी सेंटेंस आपका बनता है, ग्रामेटिकल बनता है, कवायद के हिसाब से बनता है, ठीक है। इंग्लिश में भी बनता है, हिंदी में भी ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो सारे लैंग्वेज का ग्रामर अपने आप में अलग अलग है। तो यही कहा जा रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो जो भी लैंग्वेज के सीखने वाले बच्चे हैं उनको ग्रामर का जानना काफी जरूरी है, ताकि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे के सामने पेश कर सकें। सबको आवाज आ रही है? यस सर। अभी उनका लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ है, कौन है ये? नुसरत परवीन, उनको उनका ऑडियो करेक्ट नहीं हुआ, हालांकि मैं मैसेज भी कर दिया हूँ। आप लोगों में से अगर किसी कांटेक्ट में हो तो उनको बताएं कैसे होगा, बता दीजिए। जी सर, मैंने बताया है लोगों को। हाँ, तो एक वीडियो भी मैं डाला था, हालांकि कल वो ज्वाइन हो गए थे, सर नहीं हो रहा। सर जी उससे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं कॉल ही कर ले रहा हूँ उनको। जी सर, कॉल कर लिया, उससे नहीं हो पा रहा है। सब एक ग्रुप बना लेगा ना तो ग्रुप से आसानी से समझ जाएगा। हेलो।
Wait 2 minutes more, please. Okay, sir. I am waiting. चलिए, उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जी सर। हाँ, बात नहीं हो पा रही है, कुछ इश्यू है उनके यहाँ। भेज दिया वीडियो, वैसे तो मैं कह दिया हूँ। चलिए, हाँ, तो ये हो गया ग्रामर की बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ से 2 मेथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर। ग्रामर सीखने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड्स मीन तरीके कह सकते हैं, या फिर मतलब रास्ते कह सकते हैं। यानी हम ग्रामर 2 तरीके से सीख सकते हैं। देखिए, दोनों मेथड्स के बारे में जानने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ग्रामर के बारे में क्या, ताकि आगे जाके हमें फिर दुश्वारी ना हो, हम बातों को समझ सकें। आप इसको रीड कौन करेगा यहाँ से? मैं करूँगा सर। और कोई? मैं करूंगी। शाहरिश आफरीन, चलिए कीजिए। एमडी वसीम अकबर, Yes sir. रीड कीजिए। By using language or by learning the rules one by one, applying them, most people use both methods together. Grammar tells us how to put a sentence together and the order a sentence should have. Different language have different grammar. People have studied English grammar for a long time. Many of its rules have not changed for hundreds of years, but some rules are changing because the way people use English grammar is changing. ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से। By using language or by learning the rules one by one. लैंग्वेज को यूज करने के लिए जो लर्निंग का मेथड है, यानी लर्निंग के मेथड से हम लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। जो हमारा लर्निंग होता है, लर्निंग मीन सीखना, लैंग्वेज मीन जबान। तो सीखने से हम क्या सीखते हैं? जबान सीखते हैं, वन बाय वन। यानी जितने भी स्टेप्स होते हैं, एक के बाद दीगर स्टेप को हम यूज करके सीखते रहते हैं। पहले क्या होता है? पहले जैसे बेसिकली हम अपना जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा सिंपल सेंटेंस है, पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम थोड़ा सा यहाँ पे बहस कर लेते हैं। आपका प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं? 3 types. सबको पता है 3 टाइप्स हैं? यस सर। बताएं, शाहिर शाफरीन आप बताएं कितने टाइप्स हैं, कौन कौन है वो? प्रेजेंट टेंस के? नहीं नहीं, टेंस जनरली, टेंस जनरली, हाउ मेनी टाइप्स आर टेंस देयर? प्रेजेंट टेंस, हाँ बताएं। पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के 4 नहीं 8 टाइप। नहीं, जनरली आपको मैं टेंस पूछ रहा हूँ खाली। जनरली टेंस देयर आर ओनली 3 टाइप्स। वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। हाँ, तो जनरली ये 3 होता है। फिर इन तीनों के सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे कि हम हर एक का कर लेते हैं। प्रेजेंट का पहले देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है? एक जनरल होता है जिसमें वाज, वर, या फिर अगर इसको हम प्रेजेंट में लाएंगे तो एम इज आर आ जाएगा। पास्ट में जाएंगे तो वाज वर आ जाएगा। और अगर फ्यूचर में जाएंगे तो चूंकि फ्यूचर में जाने से वो हमारा ग्रामर से हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका भी बन जाएगा। जिस तरह हमें एक सेंटेंस बोलना है, वो आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, ठीक है। ओके सर। आप बताएं कि मैं एक
विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट टेंस कौन सा? प्रेजेंट में बहुत सारे टाइप्स हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सर। ओके, सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, यस सर। इसको मानते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आप पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। यस सर। होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव, होता है, इसमें चारों आ जाएगा, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटू। तो ये सिंपल Yes. सेंटेंस में आपका इज आर एम लग जाता है। और बताएं कि मेरा भाई एक इंजीनियर था। पास्ट पास्ट टेंस। टेंस सर। पास्ट पूरा बोलिए सेंटेंस का नाम। सिंपल continuous पास्ट है। टेंस। सिंपल पास्ट, अफर्मेटिव या निगेटिव? अफर्मेटिव। ये सर अफर्मेटिव है सर। ओके, तो आई होप कि सबको क्लियर है। यस सर। नुज़ा, Yes, जहां sir. आपका क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब फ्यूचर का आप लोग कोई सिंपल फ्यूचर का कोई एग्जांपल दें। मैं दूं सर। हाँ दीजिए, आप दीजिए। I will go to the college. ओके, आई विल गो टू द कॉलेज। चलिए एक सेंटेंस बोले, और मैं पूछना चाहूंगा, उनका तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है यार, ये तो मैसेज कर रही है बार बार। अच्छा, शायरी साफरी ने बताया जो सेंटेंस बोले हैं अभी, कौन सा सेंटेंस है ये? फ्यूचर टेंस था। फ्यूचर में पूरा नाम बताएं। फ्यूचर में आपका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सा टेंस होगा ये? सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ, तो फ्यूचर में जो आता है ना, तो फ्यूचर में अगर हम सिंपल बनाते हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं रह जाता है, बल्कि वो हमारा सेंटेंस में आ जाता है। जिस तरह सेंटेंस फिर से बोलिएगा आप। I will go to the college. आई विल गो टू द कॉलेज। तो ये सेंटेंस जो Yes, बोले हैं, ठीक है, आई विल गो टू द कॉलेज, तो ये सेंटेंस जो बोले हैं इनका हो जाएगा ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं बन पाता है, ये आपका ग्रामर में आ जाता है, जिसको हम टेंस कहते हैं, टेंस के टाइप्स में आ जाता है। और आपका Yes. प्रेजेंट का, पास्ट का आपका ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इस तरह की मेरे पास एक पंखा है, इसका बनाए कोई, मेरे पास एक पंखा है। रुकिए, I have a pen. प्लीज स्टॉप, लेट मी आस्क द पर्सन। Okay sir. मैं किससे Okay. पूछूं? नुज़ा, जहां आप बताएं, मेरे पास एक I have a pen. हाँ, I have a pen. आई हैव अ फैन। गुड, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes sir. वहां मैदान में एक जानवर है, सेंटेंस कौन सा है? वहां मैदान में एक जानवर है, आप बताएं। सिंपल प्रेजेंट। इसकी इंग्लिश बनाएं। वहां मैदान में एक जानवर है। There is a one animal. Animal. There is a one animal in the field. प्लीज वन बाय वन। आप पहले Okay बताएं। sir. वसीम अकबर, आप बताएं पहले। There is a one animal in the field. ओके, अब आप बताएं शाहिर शाफरी। There are one animal in the ground. ओके, चलिए ठीक है। तो बेसिकली आप लोग का जो सिंपल सेंटेंस है वो आपका क्लियर है, और टेंस के जो टाइप्स आएंगे उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ जो देख ले रहे हैं क्या टाइप जो बताया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं। तो अप्लाइंग देम, यहाँ तक हो गया कि लैंग्वेज को हम लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वन बाय वन करके हम चीजों को सीखते हैं। जिस तरह हम पहले सिंपल सेंटेंस सीखते हैं, फिर हम टेंस सीखते हैं, फिर हम नरेशन सीख लेते हैं, जैसे कि उसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर आपका वॉइस आ जाएगा, एक्टिव, पैसिव, क्वेश्चन टैग। तो ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अप्लाई देम, मोस्ट पीपल यूज बोथ मेथड्स टुगेदर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दो चीजों को एक साथ में सीखते हैं, जैसे कि वो सिंपल सेंटेंस को तो कवर करते रहते हैं, साथ ही साथ वो टेंस को भी कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसका मेमोरी लेवल थोड़ा हाई होता है, कैप्चरिंग पावर अच्छा होता है, वो दोनों को कवर करते हैं। अदरवाइज जो मीडियम टाइप के लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और ये अच्छा तरीका है कि वन बाय वन चीजों को किया जाए। जो चीज ताखिर से यानी डिले करके हासिल की जाती है वो एक तरह का सस्टेनेबल रहती है, पायदार होती है, ठीक है, टिकाऊ रहता है। तो चीजों को सीखने में बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेरी तो आप सीख लेंगे, फिर इन फ्यूचर वो आपको सस्टेन नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। तो
तो टाइम दीजिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू मेंटेन इट फॉर यू लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज आपको टाइम देंगे तो वो चीज आपके लिए एक लंबे समय तक टिकाऊ होगी। तो टाइम देके सीखे, स्टेप बाय स्टेप सीखे, ये अच्छा मेथड है, ठीक है। मोस्ट पीपल यूज बोथ मेथड्स टुगेदर। ग्रामर टेल्स us how to put a sentence together and the order a sentence should have। ग्रामर क्या करता है? ग्रामर का यही काम है कि सेंटेंस के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाए। जिस तरह आप लोग ग्रामर, जब मैं पढ़ाऊंगा सेंटेंस ग्रामर, तो उसमें पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट जहां रखना है वहीं रखना है, वर्ब जहां रखना है वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, इस तरह रखेंगे तो ये गोया कि ऐसा होगा कि ग्रामर का मतलब धज्जी आप लोग उड़ा रहे हैं तो सेंटेंस आपका सही नहीं होगा और अगला सुनने वाला भी आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एक तरह का टुगेदर सिस्टम बनाने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट ग्रामर्स। तो जितनी जबानें हैं उनके डिफरेंट ग्रामर्स हैं, हर कोई जानता है। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के ग्रामर को आप वहाँ यूज नहीं कर सकते। उर्दू पढ़ रहे हैं तो हिंदी के ग्रामर को यूज नहीं करते। तो हर लैंग्वेज का ग्रामर अपने आप में अलग है, ठीक है। पीपल हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लोग इंग्लिश ग्रामर को एक लंबे समय से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेनी ऑफ इट्स रूल्स हैव नॉट चेंज्ड फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बहुत सारे रूल्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया। जिस तरह के हमें हैं, अगर लाइव डिस्कनेक्ट होगा तो थोड़ी देर बाद हम करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ लाइट फिलहाल नहीं है। तो लाइट जैसा आएगी तो हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो रहा ऑटोमेटिक। मेनी ऑफ इट्स, तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो चेंज हो गए हैं, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुआ। जैसे कि पहले हम आई के साथ हमेशा शैल यूज करते थे। क्या करते थे? आई के साथ शैल यूज करते थे, लेकिन हम आई के साथ अब विल यूज कर देते हैं। विल यूज कर लेते ये मॉडर्न मॉडिफिकेशन इसको बोलते हैं, मॉडर्न मॉडिफिकेशन। हाँ, तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो गया है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करो? हालांकि होना क्या चाहिए? विल यू लाइक, हाँ, ठीक है। लेकिन ये एक तरह का मॉडर्न तरीका है, लेटेस्ट इंग्लिश या एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें हम विल को वुड लगा के पूछते हैं। ये रिस्पेक्टेड वर्ड माना जाता है। तो ये टाइम टू टाइम कुछ चीजों में हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं जैसे हालात होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ग्रामर्स ऐसे हैं जिसे हम कभी बदलते नहीं है, वैसे ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ लिंग्विस्टिक यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड। यहाँ पे सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक तरह का लिंग्विस्टिक यूनिट है। लिंग्विस्टिक यूनिट कहते हैं कि जबान के यूनिट के माने अरकान कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए, ठीक है, भाग, इकाई। हाँ, इकाई कह लीजिए, उसको भाग कह लीजिए, हिस्सा कह लीजिए, समझने के लिए जो आप समझ सकते हैं समझें। लिंग्विस्टिक कहते हैं जबान से मुतालिक चीजें, ठीक है। लिंग्विस्टिक में आपका अगर जो लोग इंग्लिश से पीएचडी करना चाहते हैं वो लिंग्विस्टिक करते हैं, उनको मतलब हर एक वर्ड का वर्जिनिटी बताया जाता है कि सेंटेंस वर्ड जो है किस वर्ड से निकला है, लैटिन से निकला है, ग्रीक से निकला है या फिर इंग्लिश का खुद है। तो ये वर्जिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। A sentence is a linguistic unit consisting of one or more words that are grammatically linked। तो सेंटेंस के अंदर हम जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं ग्रामेटिकली तरीके से। तभी तो हम, अगर कोई सेंटेंस होता है कि आई एम टीचिंग यू ऑल, तो यहाँ पे आई है, एम है, टीचिंग है, यू है, ऑल है, ये सारे आपस में अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली ग्रामेटिकली इसको हम एक दूसरे से लिंक कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का ये थोड़ा सा डिफिनेशन हुआ। एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और इसे एक पूरी मीनिंग मिल जाती है जबकि आप ग्रामर को यूज करके बोलते हैं। इट कैन इंक्लूड वर्ड्स ग्रुप्ड meaningfully to express a statement, questions and exclamation, request and command or suggest। तो इसको हम किस लिए बनाते हैं? ताकि ये हमारा जो वर्ड्स का पूरा ग्रुप होता है ये मीनिंगफुल हो जाए, और इससे जो सेंटेंस बने उससे कुछ ना कुछ माना निकले, या क्वेश्चन वर्ड हमारा हो या क्वेश्चनर सेंटेंस हो, उससे भी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चीजें निकले। एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस लगाए तो लगे कि हाँ आश्चर्य बात कोई है, रिक्वेस्ट करे तो लगे कि हाँ अनुरोध किया जा रहा है, या किसी को ऑर्डर दिया जाए, सजेस्ट किया जाए। ये सारे के सारे आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सेंटेंस को
ये सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली जब यूज करेंगे तो ये चीजें आपको मीनिंगफुल पता चलेगी। जैसे कि आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे लिखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ हम ठीक लिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं ग्रामेटिकली, वो अपने वर्ड्स को सही से कंपाइल नहीं कर पाते हैं, सेटअप नहीं कर पाते कि हमें कहाँ क्या डालना चाहिए, इस कहाँ डालना चाहिए, ऑफ कहाँ डालना चाहिए, इन कहाँ डालना चाहिए, वो कहीं का कहीं डाल देते हैं, जिसकी वजह से मीनिंग पूरा नहीं मिल पाता है। तो ये सेंटेंस के बारे में बेसिक बातें हो गई। सब्जेक्ट इज अ पर्सन, सब्जेक्ट यहाँ डिफिनेशन कर दी गई है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन, थिंग्स आर आइडिया, डूइंग आर बीइंग समथिंग। सब्जेक्ट कहते हैं कि एक इंसान हो, कोई चीज हो, या कोई स्थान हो, या कोई आपका आइडिया हो, डूइंग आर बीइंग समथिंग, या जिससे कोई काम किया जाए। सब्जेक्ट का डिफिनेशन है एक और है, मतलब कह सकते हैं नाउन की भी डिफिनेशन इस तरह की जाती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन यहाँ पे आप बेसिकली समझिए सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी का कोई पर्सन हो, या कोई जगह हो, या कोई चीज हो, या मतलब कोई इंसान करने वाला हो। ठीक है, डोयर जिसको कहते हैं, डोयर, DOER, डोयर को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। डोयर जो है काम करने वाला, इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। और ये आपका डोयर भी एक तरह का वर्ब है, लेकिन डोयर जब बनाएंगे बारे में बात की जा रही हो, हाँ, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जाए वो तो एक तरह का फिर आपका थर्ड पर्सन में आ वो जाएगा, थर्ड पर्सन हो गया, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, हाँ वो आपका एक तरह का जिससे पर्सन बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके ये आगे बातें आएंगी, वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे बेटर नहीं होगा। वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कि एक इंसान होता है बात बोलता है, दूसरा सुनता है, और किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, तो वो आपका थर्ड पर्सन होता है। डोयर है ये एक तरह का करने वाला है, तो डोयर जो होगा अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसे मोस्टली हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं। तो यहाँ पे जनरली आप सब्जेक्ट को हम डोयर कह सकते हैं, काम करने वाला। तो या कोई जगह हो, जिस तरह की पहले कह सकते हैं ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक तरह सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये नाउन भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट को इतना समझें कि जो कोई काम को अंजाम दे, या किसी का नाम हो, या कोई चीज हो, कोई आइडिया हो, उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट का काम क्या है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये पूरा बताता है, ब्यूरो देता है। जैसे आई एम टीचिंग यू ऑल, जैसे यू ऑल आर लर्निंग विद मी, तो यू ऑल आर, ठीक है, तो यू ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। या छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे ही इज गोइंग टू द कॉलेज, तो लफ्ज ही जो है, ठीक है, यस सर, ही जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। is going to the college for learning, for doing etc. जितना भी वर्ड इसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है, जितना भी वर्ड ही के बाद लगाएंगे तो क्या कर रहा है, यानी ही जो काम कर रहा है वो पूरा बता रहा है। यानी is going to the college, कॉलेज कौन जा रहा है, ही, कॉलेज जाने वाला कौन है, ही। तो ही जो सब्जेक्ट है उसके काम को पूरी तरह जो बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब नीचे उसी के एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग इसमें से अपने हिसाब से इसे नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और भेज करके उसे चेक भी करवा सकते हैं, मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये फर्क है कि सब्जेक्ट का काम क्या है कि जो प्रेडिकेट में चीजें होती हैं या जो इंसान काम करने वाला उसके पूरा ब्यूरो को प्रेडिकेट रखता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है। इसको देख लेते हैं, यहां से बात क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट द लायन रोर्ड, ये छोटा सा एग्जांपल है कि शेर ने दहाड़ा। ही राइट्स वेल, तो ही को यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब राइट्स वेल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसको उर्दू में मुब्तदा कहते हैं, मुब्तदा और खबर कहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मुब्तदा खबर? यस सर, खबर। और इसमें से नहीं समझ पा रहे होंगे, ये लगभग से नहीं समझ पा रहे होंगे। नुसरत का तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, उनका तो ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उर्दू में ना समझ के इंग्लिश में समझें। सब्जेक्ट समझते हैं कि आप लोग ये पर्सन को कहते हैं, काम किसी पर्सन को कहते हैं, किसी जगह को कहते हैं, या कोई काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट वही होता है कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसी को पूरी तरीके से कौन बताता है, डिफाइन करना, बताता है।
प्रेडिकेट बता दो। ही है तो ही सब्जेक्ट है, राइट्स वेल, तो राइट्स वेल मतलब अच्छे से लिखता है, तो कौन लिखता है? सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट, मैं जिससे पूछ वो बताए तो अच्छा होगा। चलिए ये हो गया, तो यहाँ पे आपका दे दिया कि राइट्स वेल, तो राइट्स वेल कौन लिख रहा है? कोई लड़की लिख रहा है, ही लिख रहा है कि शी? शायरी शाफरी आप बताएं। ही, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, तो ही जो भी काम करेगा उसको कौन बताएगा? प्रेडिकेट बताएगा, ठीक है। ही राइट्स वेल ऑन द टेबल लगा दे हम यहाँ पे, ठीक है। जो भी हम जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, टू जेड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका जो आएगा प्रेडिकेट में आएगा। और जो भी ही राइट्स वेल ऑन द टेबल, ठीक है, विद ओपन आईज, जो भी वर्ड हम लास्ट में लगाएंगे ये सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट होगा। इसलिए कि हम सेंटेंस को यहाँ पे जनरली दो ही पार्ट में बांट के रखते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जितना भी वर्ड उसमें दाखिल होगा, जो चाहे हमारा वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, जितना भी हो वो सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। प्रेडिकेट। चलिए आगे वाला एग्जांपल नुजहा जहां बताइएगा। एक शी है और उसके बाद इंजॉयस गोइंग टू द सिनेमा, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन सा है? क्या ये बताएं कि ये बताइए इंजॉयस गोइंग टू द सिनेमा किसके बारे में कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है इसका? इंजॉयस गोइंग टू द सिनेमा का सी सब्जेक्ट है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये शी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे, ये चाहे ये सिनेमा देखने जा रही हो या फिर कुछ और कर रही हो, तो करने वाला या वाली जो भी है वो इसका ब्यूरो यहाँ पे आपका प्रेडिकेट में मिलेगा, ठीक है। तो ब्यूरो जिसके बारे में दिया जाएगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के जो काम अंजाम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे आप लोग कुछ सेंटेंस बनाइएगा कल, अभी नहीं, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। इसको छोड़ करके एक पेज लीजिएगा ब्लैंक, या अपने कॉपी ही में या फिर मोबाइल में भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो जनरली एक ले लीजिएगा, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट, एक सेंटेंस बनाइएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ डालिएगा और प्रेडिकेट पूरा यहाँ डालिएगा। इससे दो फायदा होगा, इससे तो एक होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप आसानी से समझ जाएंगे, और प्लस ये रहेगा कि सेंटेंस बनाने का तरीका, और ये सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं जिस तरह मैं दे दिया था यू एंड वेंडर्स का। तो इस तरह और भी कोई टॉपिक ले सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कैसे ले सकते हैं? टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। इस पे सब्जेक्ट को टीचर ले लीजिए, प्रेडिकेट में स्टूडेंट डालना चाहते हैं डालें, अदरवाइज कुछ दूसरा भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को सेंटेंस में बनाए ताकि आपका सेंटेंस भी क्लियर होता जाए, प्लस आपका ग्रामर जो है सेंटेंस बनाने का वो भी क्लियर होता जाएगा। यस सर। हाँ, इसमें अगर कोई सेंटेंस में अगर गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग को ग्रामर यहाँ पे मैं नहीं पूरी अभी बता पाया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये कैसे आपको रखना है, इंजॉय रखना है या इंजॉइंग रखना है या इंजॉयस रखना है, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं जो सेंटेंस टाइप्स है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पढ़ाऊंगा, तब आपका सेंटेंस क्लियर होगा। उसके बावजूद भी अगर आपका सेंटेंस अच्छा हो रहा है देन इट्स वेरी गुड, ये आप लोग करेक्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप डिफरेंस करें नेक्स्ट टाइम, यही आप लोग को इतना करना है। सेंटेंस फ्रैगमेंट, सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है? सेंटेंस फ्रैगमेंट इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, नेवर हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज बट इंस्टेड आर डिपेंडेंट क्लॉज फ्रेज। तो सेंटेंस फ्रैगमेंट कहते हैं ना टुकड़ा टुकड़ा जुमला, टुकड़ा टुकड़ा जुमला। मान लीजिए यहाँ पे आगे देखते हैं, फ्रैगमेंट कैन masqueraded real sentence because they begin with a capital letters and end with the period. It lacks the subject and the predicate, even both the subject and the predicate. तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैगमेंट भी होता है कि सब्जेक्ट का सेंटेंस जो होगा वो एक अलग बना देगा और प्रेडिकेट का जो सेंटेंस होगा वो अलग बना देगा। नीचे एग्जांपल्स है, वेयर टू फाइंड द सेंटेंस फ्रैगमेंट, यानी सेंटेंस फ्रैगमेंट को, सेंटेंस फ्रैगमेंट जो आपका है वो कहाँ मिलेगा, वो हम यहाँ पे पाएंगे, देखते हैं।
sentence fragment usually appear before and after of independent clauses to which they belong. sentence fragment होता है कि sentence के, जिस तरह यहाँ पे देखिए एक sentence ये है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा है कार के बाद, ठीक है, दिख रहा है कार के बाद फुल स्टॉप सबको? जी सर। उसके बाद फिर है we roll down the windows, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं, हमें इन दोनों सेंटेंस को मिला करके बनाना है और एक मीनिंगफुल बनाना है। जब दो सेंटेंस को हम मिला करके बनाते हैं तो उसके अंदर वर्ड्स की कमी होती है और टाइम भी कम लगता है और सेंटेंस भी अच्छा होता है। कम्युनिकेशन जब कभी भी किया जाता है तो हम सेंटेंस को छोटा बोलते हैं और मीनिंगफुल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देख पढ़ते हैं, ये आपका सेंटेंस जो फ्रेगमेंट सेंटेंस है। फ्रेगमेंट सेंटेंस मतलब पार्ट पार्ट में सेंटेंस को कर देना, और अगर उसी को हम एक सेंटेंस में कर दें तो कहेंगे उसको सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको हम पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और इसको हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं। When we got in the car, we rolled down the windows. समझ में आ रहा है? किसी को मीनिंग समझ में आ रहा है इसका? मीनिंग समझ में आ रहा है? किसको आ रहा है? और किसी को? हेलो। हाँ जी, शाहरिश बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग बताइए। जब मैं कार में बैठा, ओके, तो खिड़की नीचे कर दिया। ओके गुड, यानी डाउन कर दिया जो उसका होता है। वी का तर्जमा हम लोग, जब हम लोग कार में बैठे, वी रोल डाउन द विंडोज, तो हम उसकी खिड़की को बंद कर दिए। तो इसको रोल डाउन कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे जो ये लगाया हुआ है कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप जो लगा है, इसको हटा के सेंटेंस में बनाना है। कोई बनाएगा? यस सर। बनाइए। When we got in the car, comma, roll down the windows. चलिए कॉमा लगा के आप बना दीजिए। हाँ, वी हटा दिया सर हम। रोल डाउन द विंडोज। हाँ, ये तरीका समझ में आया किसी को? यस सर। नुज़हा जहां? यस सर। आप बताइए कैसे बनेगा सेंटेंस? When we got in the car, roll down the windows. ओके, यहाँ पे कॉमा लगा के भी बना सकते हैं आप लोग। कॉमा लगा देंगे तो एक वर्ड तो एटलीस्ट आपका कम हो गया ना। वी जो है, जी जी, वी हट गया तो बहुत, एक एक वर्ड भी इंग्लिश में, इंग्लिश के ग्रामर में बहुत मैटर करता है, ठीक है। कि अगर एक वर्ड भी घटा देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा सेंटेंस लगेगा। लिखने में भी जगह जगह मतलब फुल स्टॉप का यूज करना अच्छा नहीं होता, कॉमा वगैरह यूज करना, इन्वर्टेड कॉमा है, इन चीजों का यूज करना चाहिए। या फिर इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द कार, ठीक है, वी रोल डाउन द विंडोज। तो यहाँ पे आपका दो वर्ड निकल जाएगा। वेन जो है ये निकल जाएगा, यहाँ पे वेन है और एक जगह से दो जगह वी है, तो दो में से एक आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग इन द कार वी रोल्ड डाउन द विंडोज। तो यहाँ पे दो वर्ड की कमी हो गई। तो आपको यही करना है, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही मेथड अच्छा है, बल्कि आपको आइडिया लेना है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसे एक तरह का शॉर्ट कर सकते हैं। दो वर्ड घटा के मीनिंग अच्छा दे सकते हैं, तीन वर्ड घटा के मीनिंग अच्छा दे सकते हैं। जितना वर्ड आप घटा के मीनिंग अच्छा देंगे उतना ही आपका इफेक्टिव वर्ड होगा और इफेक्टिव सेंटेंस होगा। तो देखिए यही हुआ ना कि मतलब कि फ्रैगमेंट सेंटेंस था, तो वो भी सही बात, इसमें भी बात सही कही जा रही थी, ठीक है। वी मतलब इसका भी मीनिंग क्लियर है। व्हेन वी गॉट इन द कार वी रोल डाउन द विंडोज। समझने वाला समझ गया कि हाँ कार में गया, कार में जाने के बाद फिर उसका शीशा बंद कर दिया। लेकिन फिर इसको ग्रामेटिकली अच्छे तरीके से हम वही तरीका अपनाएंगे। आफ्टर गेटिंग इन द कार वी रोल डाउन द विंडोज। नेक्स्ट देखते हैं। When we got in the car are a sentence fragment and a dependent clause। और ये अपने आप में एक तरह का डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो मीनिंग अपना खुद बता दे, ऐसा नहीं कि इसका अगला वर्ड हम लगाएंगे तभी मीनिंग पता चलेगा। भाई रेज हैंड कौन कर रहा है? देख ले एक मिनट जी। नुसरत परवीन, इनको आवाज, नुसरत परवीन आप मुझे सुन पा रही हैं? हैंड रेस की हैं ये, इनका ऑडियो अभी आ।
बाद में बताना पड़ेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं कि वो दूसरा वर्ड जब तक उसमें हम नहीं दाखिल करेंगे वो अपना मीनिंग खुद से नहीं बताएगा, यानी दूसरे वर्ड का वो मोहताज होता है अपना पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस देने के लिए। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है अगला सेंटेंस बताने के लिए। इट क्लियरली बिलोंग्स टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट फॉलोज इट एंड शुड बी रीरिटन लाइक दिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी गॉट इन द कार वी रोल्ड डाउन द विंडोज। यहाँ पे दो तरीका तो हम ऊपर समझ लिए हैं और एक तरीका यहाँ पे भी बताया जा रहा है। ये वही तरीका है जैसा कि वहां दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कॉमा लगा के वी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो लेटर है लेटर को हम यहाँ पे छोटा कर दिए हैं, वर्ड इसमें एक भी कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ वर्ड ना कोई? नहीं यस सर। सर। कोई वर्ड कम नहीं है। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है, कॉमा के बाद फिर यहाँ पे आपका वी है तो वी भी यहाँ पे भी रखा हुआ है जिस तरह वहां पे है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा के हम यहाँ पे WE लगा दिए थे। अगला वाला सेंटेंस है वी रोल डाउन द विंडोज व्हेन वी गॉट इन द कार। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर दिए, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हम कॉमा वगैरह नहीं लगाए। तो एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, आफ्टर के जरिए लगा सकते हैं, या यहाँ पे जो आप बताए हैं कि व्हेन वी गॉट इन द कार, ठीक है, रोल डाउन द विंडोज, ये भी तरीका आपका सही है, ये भी तरीका आपका सही है। ये सारे तरीके आपके सही है। ग्रामर कभी भी एक वे में नहीं चलता, जो भी मीनिंगफुल आपको सेंटेंस दे वो आपका एग्जैक्ट ग्रामर होता है। तो यहाँ से आप मेथड सीखें और इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे खुद 2-3 तरीके सेंटेंस बनाए गए, सारे के सारे मीनिंगफुल हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रेगमेंट सेंटेंस होता है। फ्रेगमेंट सेंटेंस वो अगर आप छोटा से छोटा कर सकते हैं उसे तो छोटा कीजिए, अच्छा होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस फ्रेगमेंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट स्टेट्स अ फैक्ट और एन आर्गुमेंट एंड इट एंड्स इन द पीरियड। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक तरह का फैक्ट सेंटेंस होता है, मतलब एकदम सच्चाई पर ये मबनी सेंटेंस होता है, एकदम सच्चाई पर ये निर्भर होता है। ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब उसमें एक तरह का डिस्कशन, कहीं ना कहीं बातचीत होती है, बहस होता है सर। और इसमें एक पीरियड होता है बातचीत के लिए या इस सेंटेंस को मीनिंग बताने के लिए। देयर आर 10 मिलियन पीपल एट रिस्क। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एकदम एग्जैक्ट है। देयर आर 10 मिलियन पीपल्स एट रिस्क। इसका अनुवाद क्या होगा बताएं? अनुवाद मीन्स तर्जमा क्या होगा इसका? किसका सर? ये वाला देयर आर 10 मिलियन पीपल। हाँ सर, बोल रहा है कि यहाँ 10 मिलियन लोग इस रिस्क में, मतलब सर इसमें परेशानी में है। और कोई बताए? शायर शाफरीन। सर रिस्क का मतलब क्या होगा? खतरा, खतरा, हिंदी खतरा में है। खतरा। जी बोलिए। हेलो, हाँ बताइए, सेंटेंस का पूरा मीनिंग बताइए। हाँ हेलो यहाँ 10 मिलियन खतरे में जी है। आवाज आ जी बताइए, बताएं इसका, बताएं शायरिश मीनिंग क्या होगा? देयर आर 10 मिलियन पीपल एट रिस्क। जी वहाँ 10 मिलियन लोग खतरे में हैं। वहाँ पर 10 मिलियन लोग खतरे में हैं। ओके ओके, गुड गुड ट्रांसलेशन, अच्छा है। और नुजहर जहां आप करें आपकी। सर मैं तो पहले ही बोल दी हूँ। अच्छा पहले आप ही बोली थी? यस सर। ओके चलिए, बिल्कुल आप लोग सही तर्जमा कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एकदम ऐसा होता है जो कि हकीकत पर मबनी हो। जैसा कहीं पे अगर आपदा आ जाए, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो वहां के लिए बोला जाता है कि देयर आर 10 मिलियन पीपल एट रिस्क। वहां पे 10 मिलियन लोग जो है वो खतरे में है। ठीक है, या देयर का प्रयोग वैसे भी हम, देयर का जो मीनिंग होता है वो वहां होता है। यस सर। जैसे कि एक देयर के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, यस सर। सेंटेंस बनाया आप लोग, देयर का प्रयोग करना है आपको। जैसा कह सकते हैं कि मेरे घर में 2 लोग बीमार हैं। इसका बना है मेरे घर में 2 लोग बीमार हैं। मेरे घर में सर। हाँ, पहले कौन बताएगा? मैं नाम बता दे, उसके बाद मैं पूछूंगा। कितने लोग बना सकते हैं? मेरे घर में
आप लोग लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, सीखने का ये Yes, sir. डिफरेंट तरीके से बताया जाए, अदरवाइज I have 2 people of ill. क्या क्या मेरे घर, I have हाँ ठीक है, 2 people of ill. तो इसमें आप घर का तर्जमा तो नहीं आया, गोया कि आप ये बताया Yes, sir. मेरे पास, यानी इसका मतलब है कि आप घर से कहीं और पे है, आपके पास है 2 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, ये मेरे निकल के आया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बोले सर, बीमार हैं। I have हाँ 2 people of ill home. चलिए, और कोई? yes sir. मैं बताऊं? हाँ बताइए, नाम बोलिएगा एक मिनट। हाँ बोलिए नाम। हम बोले सर। नहीं नहीं इनको शायरी Okay. हाँ शायर शाफरीन बोलिए। There are 2 people ill in my home. गुड, चलिए वसीम अकबर आप कीजिए। 2 people are ill at my home. चलिए सभी लोग सेंटेंस बनाए हैं, मतलब सारे सेंटेंस का मीनिंग करीब करीब निकल के आ रहा है, हर सुनने वाला मतलब समझ जाएगा कि हाँ आपके घर में लोग बीमार हैं। लेकिन मैं पहले बोल दिया था कि आप लोग को, सभी लोग को देयर का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे घर में 2 लोग बीमार हैं, देयर आर 2 पीपुल इल या सिक, ठीक है, इन माई हाउस। At my, in my house. Yes. हाउस लगा दीजिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देयर का प्रयोग खाली बताया था, तो देयर का प्रयोग जरूरी नहीं है कि वहां के माना दे, तो यहाँ पे जिस तरह देयर है इसका मतलब ये नहीं कि वहां, वहां मीन्स कहाँ, कुछ नहीं। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो वहां पे हम देयर का प्रयोग लगा देते हैं। जिस तरह की कहते हैं ना बारिश हो रही है, इंग्लिश बनाए, बारिश हो रही है। Rain is raining. हाँ Rain is raining sir. नहीं, और बनाए। इसमें आपको इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे आप इसे? It's raining. क्या? फिर से बोलिएगा एक मरतबा, आवाज नहीं आई आपके साथ। It's raining. इट इज रेनिंग। It's raining. जी। ओके गुड, इट्स रेनिंग बोले तो या इट इज रेनिंग बोले, इट्स ना बोल के इट इज बोले तो सही होगा, इसलिए कि इट्स अगर बोलने से इट्स का 2 मीनिंग निकल के आता है, स्पेशली स्पोकन में। एक आपका Yes sir. एक इट्स आपका इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, और एक इट्स आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 2 वर्ड दिख रहा है, इट इट्स दिख रहा है दोनों, It is raining. जी। तो बताएं इनका क्या मैसेज है? मिस्ड ग्रुप Yes sir. हाँ, तो इस वाले का जो इट्स है विदाउट कॉमा है, इसका मीनिंग क्या होगा? Without comma मतलब, without comma सर I अलग हो जा रहा है, इसका मतलब है it is raining. नहीं नहीं, इसका It हिंदी is raining. हिंदी अनुवाद कीजिएगा इसका। ये है। और नीचे वाले का क्या होगा? ये सर पोस्ट ऑफिस, मतलब इसका माने भी तो सेम ही है सर। नहीं, यही तो डिफरेंस है। हाँ, यही तो डिफरेंस। इसका ये सर, नीचे वाले का इसका मान होगा। नीचे वाले का इसका और ऊपर वाले का ये है सर। नीचे वाले का इसका या उसका। नीचे, हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप सही बता रहे हैं आप लोग, लेकिन देखिए यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है, इट्स मींस इसका, इसकी, उसको, ठीक है, ये इसका है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इट्स जो है कॉमा के साथ, ये आपका एब्रीवेशन है इट इज का, ठीक है। इट इज जो हम लिखते हैं उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं इट्स लिख देते हैं, तो ये आपका है, ये वाला आपका ये हो जाएगा। इट्स हमेशा लिखते हैं इसका, इसकी, जिस बोलते हैं इट्स क्वालिटी इज वेरी गुड, इट्स क्वालिटी इज वेरी गुड, कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, तो इसका, इसकी, इसके के लिए हम लगा देते हैं इट्स। और जैसे कि इट्स माई काऊ, इट्स माई काऊ, आप इट्स माई काऊ में आप कौन सा इट्स लगाएंगे?
बताएं आप जहां इट्स नुजहा जहां आप बताइए कि इट्स माई काउ में कौन यस सा सर। इट्स माई काउ में कौन सा इट्स लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, या ऐसे भी बता सकते हैं नीचे। आप लोग, कॉमा वाला या विदाउट कॉमा वाला, कॉमा। कौन सा लगेगा इट्स माई काउ में? कॉमा वाला। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो इसलिए कि यहाँ पे इट इज माई काउ है, तो उसके शॉर्ट में हम बोलते हैं इट्स माई काउ। ठीक है, दोनों बोला जाता है, लेकिन अगर अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट अगर इट इज आप बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसके बारे में बोला जा रहा है। इट्स अगर बोलेंगे तो समझेगा कि हाँ उसका उसकी इसके वाला मीनिंग निकल के आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको नोट आप लोग जरूर कीजिएगा। इसको एक कॉमा के साथ लगाते हैं तो इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, और इट्स जो है इसका इसकी जो माना देता है ये। तो यहाँ पे देयर के माने जरूरी नहीं कि वहां लिया जाए, बल्कि ये सब्जेक्ट ना होने के कंडीशन में हम देयर या इट लगा देते हैं, जैसा कि इट इज रेनिंग। यस सर। हाँ, जैसे बारिश होती है तो हम ये जैसे कहते हैं कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इसका मतलब नहीं कि यह बारिश हो रही है, वहां पे सब्जेक्ट ना होने कंडीशन में हम इट लगा देते हैं। ठीक है, दिस और इट में क्या फर्क है? दिस और इट में, यस सर, दिस में और इट में दोनों वर्ड दिख रहा है? यस सर। दोनों में फर्क आप बताएं, दिस और इट में कोई बताएगा? पता है किसी को? दोनों का मीनिंग तो एक ही होगा ना? हाँ, तो इनका यूज भी अलग अलग है, लेकिन है चलिए, यह मेरी कुर्सी है, अंग्रेजी बनाए, यह मेरी कुर्सी है। दिस इज माय एक मिनट टेबल। एक मिनट रुकिए, कौन बताया, किसको मतलब पता है यह मेरी कुर्सी है? कितने लोग बता सकते हैं? दिस इज माई चेयर। नुज़हा जहां आप बोली हैं, जी। ओके, दिस इज माई चेयर। चलिए, और तो यहाँ पे दिस और इट का प्रयोग बेसिकली हम समझ लेते हैं। दिस निर्जीव मतलब लिविंग नॉन लिविंग, समझ रहे हैं? लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग का यस। मतलब जो चीजें जिंदा हो, निर्जीव जिसे कहते हैं, सॉरी जीवित जिसको कहते हैं हम लिविंग को, लिविंग थिंग सर, लिविंग थिंग। सजीव हो जाएगा। हाँ सजीव और निर्जीव। हाँ, तो ये दोनों दिस सर लिविंग थिंग का लीजिए सर। लिविंग, इसको इंग्लिश में आप लोग थिंग। बेहतर होगा, लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, हिंदी को वहीं पे रखिए, जी। लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग के साथ ये प्रयोग होता है, जैसे कि ग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो इट का प्रयोग जो होगा ये नॉन लिविंग के साथ होगा। ठीक है, और दिस का प्रयोग लिविंग के साथ होता है, जैसा कि यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। ओके, यस सर। और यह एक चेयर है, यह एक अच्छी चेयर है, इट्स अ गुड इट चेयर। इज गुड चेयर। हाँ, इट इज अ गुड चेयर। हालांकि देखते होंगे आप लोग दिस और ज्यादा ही बोलते हैं, इट जहाँ पे बोला जाता है वहां पे दिस ही बोलते जाते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन इट का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। एक मैं आर्टिकल लिखा हूँ ब्लॉगर पे, एक मेरा यस। वेबसाइट है, वहां पे मैं लिखा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, उसे आप लोग पढ़िएगा, या फिर मैं शेयर इंग्लिश में है, वहां से आपको आइडिया मिलेगा यस सर। इंग्लिश को सीखने के लिए किन किन पार्ट्स पे फोकस करने की जरूरत है। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो वहां भी मैं इन्हीं चीजों पे फोकस किया हूँ कि आप कैसे वर्ड्स को लिखेंगे, इट कहाँ यूज करेंगे या दिस कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये एक होता है दैट, फिर जैसा ही शी होता है एक, ये माइनर चीजें हैं, ये आप सेंटेंस बनाते वक्त आप गलती ना करें इसलिए बता रहा हूँ, ही शी, ठीक है, और एक दैट। रुकिएगा, मैं पूछूंगा तो बताएं, जिससे पूछूंगा वही बताएं। पहले बताएं कितने लोग बता सकते हैं तीनों में फर्क? जी सर, मैं बता। और जी सर, मैं भी बता सकती जी सर, मैं भी बता सकती हूँ। चलिए नुसरत जहां बताएं, ये बताएं आप। एच ई ही का मतलब वह होता है जो बॉयज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सी गर्ल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डेट प्लेस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वेरी गुड।
तो ही और शी जो है ये आप ऐसे बोलते हैं मेल जेंडर के लिए, शी जो है फीमेल जेंडर के लिए, ठीक है। और डैट जो है प्लेस के लिए या नॉन लिविंग आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग आइटम या प्लेस, दैट इज अ गुड प्लेस बोलते हैं ना, जैसे कि वो एक अच्छी जगह है। कैसे बनाएंगे, वो एक अच्छी जगह है, that is a good place. दैट इज अ गुड प्लेस। हालांकि ही के माने भी वह है, शी के माने भी वह है, दैट के माने भी वह है, लेकिन ये फर्क रखना है कि Yes sir. कंडीशन में कौन सा हमें यूज करना। ऐसा नहीं कि वो जगह खूब अच्छी मतलब अच्छी है तो आप लगा दे शी प्लेस इज वेरी गुड, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग अगर है या प्लेस है तो वहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे, और अगर मेल जेंडर है तो ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल जेंडर है तो शी का प्रयोग करेंगे। मेल जेंडर फीमेल जेंडर क्लियर है सबका, किसी को कुछ डाउट इसका? जी सर। हाँ, तो मेल जेंडर फीमेल जेंडर से रिलेटेड वही है, ही मेल के साथ है और शी फीमेल के साथ है, और डैट जो है नॉन लिविंग के साथ। अगला सेंटेंस है आई एम नो वाइन, ठीक है, कनिश्योर बट आई नो व्हाट आई लाइक। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताए? connoisseur का मतलब क्या होता है? Connoisseur sir, what is the meaning of connoisseur? You can translate this sentence in the easy way to understand. There's I am no wine connoisseur. It's mean I am not preferable to have the wine. मतलब जो मैं तैयार नहीं हूँ वाइन के लिए। हाँ, मेरी भी वो आदत नहीं है, शराब पीने की आदत मेरी नहीं है, ठीक है, या मेरा वो अच्छा सर, हैबिट नहीं है। बट आई नो व्हाट आई लाइक, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, ठीक है, ये मैंने निकलेगा। तो यहाँ पे भी आपको जो बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा के बना दिया गया है। जिस तरह अगर इसको हम कॉमा ना लगाएं, आई एम नो वाइन कॉन्सियर बट आई नो व्हाट आई लाइक, तो यहाँ पे आई एम नो वाइन कॉन्सियर, यहाँ फुल स्टॉप लगा के ऐड करेगा आई नो व्हाट आई लाइक, यहाँ बट नहीं लगाएगा। लेकिन बट जो है एक तरह का कनेक्टर वर्ड है। क्या है? यस सर, कनेक्टर वर्ड है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अगर बट नहीं लगाता तो ये इसका मीनिंग कंजक्शन सर। यस, हाँ, कंजक्शन, रब्त पैदा करता है, ये संबंध पैदा कर संबंधित वर्ड है ये, कि जोड़ देते हैं दोनों को। अगर बट हम लगा हटा देंगे तो ये दोनों का संबंध आपस में मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए बट का, एंड का, इन चीजों का वर्ड को हम यूज करते हैं। अगला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव टाइम की, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, एंड करेंगे, फिर होमवर्क देके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं आस्क अ क्वेश्चन इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वो हमेशा लास्ट में उसके क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या फिर क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी उसे कहते हैं। ये तो काफी आसान है, किसी को डाउट नहीं होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हवाले से, ठीक है, सबको क्लियर होगा। आई होप कि अगर किसी को नहीं क्लियर तो बताएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी का क्लियर नहीं है? सबका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये कौन है? 5G ए जैसे, यस सर, ये कौन है बीच में आ गया? 5 नाम लिखे हैं ना नुजैत जहां शायद, तो ये कौन सा? बीच में एक है 5GEA जैसे। पूछ लिए सर, कौन है? आप म्यूट हो गए। G5GEA जैसे, आप अपना नाम बताएं प्लीज। म्यूट हो गया इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है सर। ओके, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस आईडी टू ज्वाइन विद मी हियर? ओके सर, ओके। आपको कहाँ से मतलब मिल गया आईडी, किसने शेयर किया आपको? अच्छा, ये नुसरत का है क्या? नुसरत परवीन? सर मैं की हूँ। नहीं, ये
तो आपको किसने दिया 5GEAJ से? सर मैं दी हूँ, बता तो रही हूँ। अच्छा अच्छा, कौन है ये, नाम क्या है इनका? नाम हेलो। बताए तो हैं। अच्छा हेलो। ठीक, ओके ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिख दें अपना तो अच्छा रहेगा पूछने में। ओके सर, ओके ओके। हाँ तो नाम टाइप कर दीजिए आप, ओके। हाँ तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्लियर कर रहे थे और ये हो गया इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एकदम क्लियरली है कि अगर कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिख रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क रखता है तो डायरेक्टली आप आंख बंद करके कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल यहाँ पे ये सिंबल दिखा तो आप बिल्कुल बोल दें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये परफेक्ट है। और अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो बिल्कुल आप उसे कहिए गलत सेंटेंस है, ठीक है। खाली पंचुएशन का ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कल समझ रहे थे। अगर उसे आप में से कोई रिकॉर्ड किया है मेरी बात को कल पूरा? कल की बात को सर? हाँ, कल वाले आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फिर उसको आप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर दूं ताकि आप लोग उसे बाद में सुन भी सकते हैं। सर आप ही रिकॉर्ड करके सेंड कीजिएगा। हाँ तो रिकॉर्ड करके मैं इसे फिर यूट्यूब में अनलिस्टेड करके शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल सर। सर एक ग्रुप बोल ले सर, वो ग्रुप क्रिएट करने से सर हो जाएगा, अच्छा ठीक है, समझे, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा सर। हाँ ग्रुप मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, अभी एक ग्रुप है उसी में हम जी मर्ज सर। कर रहे हैं सबको, ठीक है। जी सर। क्लास के बाद उसमें हम सबको ऐड कर देंगे। जी तो इंट्रोगेटिव के हवाले से हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो WHO है मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड जो है व्हाट, हाउ, वेयर एक्सेट्रा, जो वर्ड्स आपके क्वेश्चनिंग वर्ड के हैं वहां से अगर आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये लास्ट में जरूर आना चाहिए आपका क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चन मार्क। हाँ आप लोग अगर थोड़ा सा और ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आप लोग इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि 10-15 क्वेश्चन आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बनाएं, ठीक है। यस सर। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर आप लोग बनाते जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और सेंटेंस करेक्ट होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोझ नहीं दूंगा, लेकिन ओरिएंटली अगर आप लोग कर रहे हैं तो अच्छा होगा, ठीक है, आप सभी लोग करें। लेकिन वो जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला ये नो सर देखना है तो बोझ क्या। नहीं सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जो है आप लोग जरूर कीजिए, कंपलसरी आप लोग के लिए ये, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट और इसी में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टाइप्स को डाल सकते हैं, ठीक है, उसी में। और जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें, कोई बाउंड नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखे बहुत कम लिखे, जितना आप कंफर्टेबली लिख सकते हैं अच्छे से लिख सकते हैं वो लिखें। ऐसा नहीं 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस 1 पेज 2 पेज जितना भी होए आप कीजिए उसे, ठीक है। एंड लेट मी शो दैट। आगे देखते हैं ये वाला, कैन यू फाइंड माई अम्ब्रेला, इसका भी मीनिंग बता सकता है कोई? सब बताएंगे? यस सर। बताएं जावेद, मिस्टर जावेद प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस सर। ये बताएं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एक वर्ड नीचे देख रहे हैं हम लोग, कैन यू फाइंड माई अम्ब्रेला। क्या आप मेरे छाता को खोज सकते हैं? क्या आप मेरे छाता को देखा खोज सकते हैं? खोजने के मान होता है फाइंड आउट वर्ड लगाते हैं, फाइंड आउट। ओके सर, ओके। इसको हम बोलते हैं फ्रेज वर्ड। जब दो वर्ड मिला के हम कोई अपना एक वो बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेज वर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट, OUT, ठीक है। तो फाइंड आउट लिखते हैं, इसके माने होता है खोजना पता लगाना। लेकिन आप भी जो किए हैं फाइंड के माने पाना, ठीक है। कैन यू फाइंड माई अम्ब्रेला, क्या आप मेरे छाते को पा सकते हैं, देख सकते हैं, मीनिंग आपका भी वही कहने का है। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो आपका ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट की मीनिंग। यस सर। फाइंड आउट के माने होता है पता लगाना, खोजना, डिस्कवर करना, ठीक है। यस सर। सही आप ट्रांसलेट किया। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव से हम कल कर लेंगे इसको, ठीक है। इम्परेटिव में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है। लेकिन यही है कि इन तमाम पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें आपके पास सस्टेन रहेंगी, रुकेंगी आपके दिमाग में। तो ये अभी तक जितना हुआ है आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे प्रैक्टिस कीजिएगा,
और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे किसी सेंटेंस से रिलेटेड। यस सर, जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। इम्परेटिव से हम कल करेंगे। इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये बेसिकली अभी जो पंचुएशन हम देखे थे, पंचुएशन का सारा यूज हो रहा है, ठीक है। पंचुएशन जी। एक्सक्लेमेटरी में आपको ये लास्ट में सिंबल दिख रहा होगा इस तरह का, एक्सक्लेमेटरी का ये सिंबल लास्ट में आपको दिख रहा होगा। तो ये सिंबल आपका जो कहलाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। यहीं पे रखते हैं। तो किसी को पूछना पूछ ले, अदरवाइज आप लोग का जो वर्क है ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप लिखेंगे एक A4 साइज में। एक तरफ आपको सब्जेक्ट लिखना है, एक प्रेडिकेट लिखना है, सेंटेंस होगा, उसका प्रेडिकेट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो यहीं पे कुछ डाउट्स, एनीवन हैज टू आस्क मी नाउ? हेलो जी, कुछ पूछना है किसी को? डाउट्स हैं किसी को कुछ? नो सर। यस सर। चलिए ठीक है, सर मेरा डाउट है सर। बोलिए। आई हैव अ डाउट। ओके, आस्क मी। सर मैं ये डाउट था हाँ, कि डैट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए ही लगाया जाएगा हर जगह, नहीं नहीं, ये यूज स्पेशली होगा जो, था डैट का। नहीं स्पेशली जो है ये प्लेस के लिए लगाते हैं। यस सर। प्लेस के लिए लगाते हैं, जैसे कि कोई जगह हो तो जगह कभी भी आपका जो होगा नॉन लिविंग ही होगा, ठीक है। यस सर। कोई अगर ऐसा एग्जांपल हो तो बताएं कि जो लिविंग जगह हो। ताजमहल ले लीजिए, पटना ले लीजिए, कलकत्ता ले यस लीजिए, सर। मुंबई, दिल्ली, ठीक है, गार्डन, ये यस सारे सर। पे क्या होंगे? नॉन लिविंग यूज होते हैं ये। दैट इज अ गुड पार्क, दैट इज अ गुड प्लेस, ठीक है, दैट इज अ गुड टूरिज्म प्लेस, दैट इज अ गुड टेम्पल, दैट इज अ गुड मॉस्क, दैट इज अ गुड स्टेशन, दैट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, एक्सेट्रा। तो वहां पे हम बताने के लिए दैट यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का नॉन लिविंग है, या जनरली कहें तो प्लेस के लिए यूज होता है। ओके जी सर। और सर एक क्वेश्चन है जी, सर। पार्ट ऑफ सेंटेंस जो दिया हुआ है, जी, एक है प्रेडिकेट और दूसरा जो है सब्जेक्ट है। तो सर इसका जो भाग है वो 3 है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहीं पे नहीं खत्म होता है। इसको अगर हम फिर जब पार्ट करके जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस कम्प्लीमेंट्री होगा, बहुत सारा हो जाएगा आगे जाएंगे। और इसी को हम जब हेलो। बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, यानी वर्ब फॉर्म होगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। वो अंदर जाने के बाद 3 ही नहीं है, उसके बहुत सारे टाइप्स निकलते जाएंगे। उसी में आपका प्रीपोजिशन का यूज होगा, उसी में फॉर चीज का प्रयोग होगा, वो सारा का सारा आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये मतलब इसके भाग कितने होंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जनरली हम कहेंगे 2 हैं, ठीक है। 2। हाँ, मतलब कोई भी यस सर। सेंटेंस कितने हैं? जनरली 2 हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। 2। हाँ, फिर उसके बाद अंदर उसके जब हम जाते हैं तो फिर आपका बन जाता है, आप सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। ये टाइप्स होते हैं, यस सर। लेकिन जनरली 2 ही होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट करता होता है, प्रेडिकेट जो काम करे यानी करने वाले का जो विवरण होता है वो उसमें हम दिखाते हैं प्रेडिकेट में। यस सर। एनीवन एल्स? किसी को और और कुछ? सर इट का जो आप बताया थे कि इट्स 2 टाइप का होता है, एक इट्स होता है, एक इट होता है, जी, ठीक है। तो सर ये जो इट है सर, ये क्या, ये नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग दोनों के लिए यूज होगा ना सर? नहीं नहीं, ये मोस्टली ग्रामेटिकली देखें तो नॉन लिविंग के लिए होता है। दिस तो आपका जो है ना, दिस इज अ बॉय, कोई नहीं बोलता है हाँ बॉय, कोई नहीं बोलेगा इट इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज माय ब्रदर, दिस इज। हाँ तो ये दिस का प्रयोग जी हमेशा सर। लिविंग के लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग ये के लिए भी यूज कर दिया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग के लिए आप इट यूज करेंगे, ग्रामेटिकली अच्छा होगा। जी, और कुछ क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए। अच्छा, तो इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग के लिए ग्रामेटिकली बेहतर है ना सर? ठीक। हाँ, ग्रामेटिकली वही बेहतर। अदरवाइज स्पोकन में तो आप अभी तो आप लोग स्पोकन कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई मतलब है नहीं। और आप लोग
कुछ ऐसे है तो कर सकते हैं, 2-4 मिनट आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जी अदरवाइज सर। ग्रामर का एरिया बहुत ब्रॉड है, वो तो चलता रहेगा। और वैसे भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, जी सर। सेंटेंस टाइप्स पूछ जी सकते हैं। सर। देखिए स्पोकन का जो सेंटेंस होगा वो ग्रामर से हटके होगा, ठीक है। ग्रामर जी का सर, बिल्कुल सर। वो स्पोकन में यूज नहीं होता है। जी जरूरी नहीं है कि बहुत सारे स्पीकर ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर मजबूत हो, ग्रामर मजबूत नहीं होती लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है। यस सर। लोग का ग्रामर मजबूत होता है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। यस सर। वजह यह है कि दोनों अपने आप में एक तरह का पार्टिकल है, दोनों अपने आप में, स्पीकिंग अलग है और आपका जो ये ग्रामर ये अलग है। अच्छे अच्छे मतलब ग्रामेटिकल मिलेंगे कि आपके हर एक पॉइंट्स को पकड़ लेंगे, लेकिन उनको बोलने के लिए कहा जाए तो 5 मिनट वो नहीं बोल सकते। लेकिन जिसकी ग्रामर अच्छी नहीं है लेकिन उनको बोलने के लिए कहा जाए तो घंटे घंटों बोल सकते हैं हम। तो ये है ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल, ये थोड़ा सा फर्क है। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता, इट भी यूज कर सकते हैं वहां पे, दिस भी यूज कर सकते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन आप जब लिखेंगे यानी कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा। इस तरह न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल एक तरह का ग्रामर के रूल को फॉलो किया जाता है। लेकिन वही अखबार पढ़ के जब कोई इंसान उसको समराइज करता है तो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करता है, वो इट के जगह दिस के जगह इट बोल देगा, ठीक है। तो ग्रामर का यूज हम रिटन फॉर्म के लिए, जैसे हम बोले हैं ना, एक हमारा ओरल होता है और एक हमारा रिटन होता है। शुरू में आप लोग देखे होंगे, इसे भी नोट करते जाइएगा। लैंग्वेज के टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वन इज ओरल, सेकंड इज रिटन। ओरल इज स्पोकन बाय द पर्सन एंड देयर इज नॉट फॉलोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स, बट इन रिटन फॉर्म देयर इज फॉलोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सो मेनी अदर वेज टू। तो ओरल में और रिटन में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। चलिए हम भी अपना वीडियो ऑन कर दिए, अभी तक रखे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना डिफरेंस है। देखिए नुसरत जहां फिर आई लेकिन उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी यार, ये इनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनको हम बाद में बता। हालांकि ये कल कनेक्ट हुई थी, इनका पूरा कम्युनिकेट हुआ था अच्छे तरीके से, लेकिन आज मैं इनको एक मैसेज भी भेज दिया था कि आप उस तरीके से हो लीजिएगा। इनको फिर एक डेमो क्लास देना पड़ेगा। आप लोगों को ज्वाइन होने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके इट्स गुड। तो इनको थोड़ा सा क्लास दे देंगे। और जावेद, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? यस सर। जी आप बताना चाहेंगे कहाँ से हैं आप, क्या क्वालिफिकेशन है? बेशक बेशक। जी ऑफ कोर्स बताइए। हेलो हाँ जी सर। सर एक बार और रिपीट किया जाए। क्या कह रहे हैं सर? एक बार और रिपीट कीजिए, क्या कहे हैं आपने? आप अपनी योग्यता बताएं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन, आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश हियर विद मी, as many of the students are learning with me here, sharing their times for increasing and for developing the skill of language English especially. आप मेरी बता रहे हैं? सर मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो यानी मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद बीएड कर रहा हूँ। ओके माशाल्लाह। कहाँ से? मौलाना आजाद से। कैंपस? मौलाना आजाद कॉलेज, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी संभल। अच्छा संभल से हैं, ओके वेरी गुड। यस सर। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है तो आज आपका फर्स्ट डे है। चलिए यही मैं देखना चाह रहा था कि आपको मैं जान नहीं पाया, सडनली आप आ गए ना। ओके तो आपको क्लास आई होप कि समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत काम मिला उसे कोशिश कीजिए कि कीजिए, और फिर और फर्दर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन जो होगा उससे रिलेटेड। सर टाइप ऑफ ग्रामर से स्टार्ट किए सर, टाइप ऑफ ग्रामर से। टाइप्स ऑफ ग्रामर अभी हम जाएंगे वहां, उससे पहले और बेसिक बातें जो है उसे हम देख रहे हैं, जिस तरह हमारा पंक्चुएशन है, ठीक है। और बेसिकली हम सेंटेंस को कितने टाइप्स में बांट देते हैं, और सेंटेंस जो हमारे टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस क्या होता है, ये सारे जो सेंटेंस है बेसिकली हम एक तरह का ओवर रिव्यू करके चल रहे हैं। जब फिर ग्रामर का हम पोर्शन जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम एकदम बिल्कुल रूल बाय रूल चलेंगे, क्योंकि ग्रामर के लिए रूल बाय रूल होना जरूरी है, ठीक है। यस सर। एक मसला यहाँ पे पैदा होता है। हाँ बोलिए सर। इस क्लास में हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो ग्रामर का टोटल हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे
क्लास में? बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रामर का भी चलेगा और स्पोकन का हम जैसे कि हम दोनों क्लास कराते हैं, स्पोकन कराते हैं, ग्रामर कराते हैं, प्लस लिटरेचर भी पढ़ाते हैं। जो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट होते हैं मैं उनको उसी हिसाब से पढ़ा देता हूँ। अगर आप लोग ग्रामर चल रहा है तो ग्रामर हम सबको पढ़ा देंगे, और कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में तो उनको साथ में कम्युनिकेशन भी। सर 1 मंथ ग्रामर ही चले तो बेहतर होगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मंथ कर लेंगे ग्रामर के लिए, और स्पोकन के लिए होगा तो फिर अलग टाइम कर लेंगे, और स्पेशलिस्ट टाइप पे हम ग्रामर ही चलाएंगे। यस सर। आपने बताया था कुछ देर पहले क्लास में कि हम लोग जो स्पोकन करते हैं तो स्पोकन में जो है ग्रामेटिकल भी करते हैं और फिर जो है फॉर्मल भी करते हैं। हाँ तो फॉर्मल देखिए, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल, यस सर। हाँ तो फॉर्मल जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस तरह इंडिया से लोग आज चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं और वहां पे जाके इंग्लिश सीख जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो लोग इंग्लिश जो सीखते हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी इंग्लिश बोलते हैं वो। यस सर। उनके साथ यही है कि वो लोग एक तरह फॉर्मल तरीके से नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं, लेकिन वहीं का पढ़ा लिखा इंसान या फिर इंडिया से एक एजुकेटेड पर्सन जब वहां जाता है और वहां पे जो इंग्लिश सीखता है तो वो एक तरह का फॉर्मल सीख लेता है, ऑफिशियल लैंग्वेज सीखता है वो, जिसे कहते हैं। यस सर। ठीक है। तो इंडिया में देखिए इंग्लिश स्पोकन के बहुत टाइप्स हैं। जनरली हम पहले खाली जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, फिर इंडियन स्पीकिंग लैंग्वेज सीखते हैं, फिर उसके बाद फॉरेन सीखते हैं, नेटिव सीखते हैं, अमेरिकन सीखते हैं, यूएसए वाला जो लैंग्वेज है एक्सेंट है, या फिर ब्रिटिश का है। तो बहुत सारे टाइप्स उसके निकल के आ जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सीखने के जो उसको हम एक्सेंट बोलते हैं, जिसको उर्दू में लहजा बोलते हैं, लहजा, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एक वर्ड लिखा जाता है कलर। कलर की स्पेलिंग बताया कोई पहले? हम बताए सर। बोलिए। COLOUR, ये सर इंडियन है सर। ओके चलिए हो गया, यही COLOR। मैं यही एक और है सर, यस सर, COLOR सर। मैं यही बताना चाह रहा था कि स्पेलिंग जो है ये आपका डिफरेंस होता रहेगा। ब्रिटिश इंग्लिश देखेंगे उसकी स्पेलिंग आपको डिफरेंस मिलेगी, अमेरिकन देखेंगे उसकी स्पेलिंग डिफरेंस मिलेगी, तो उनके बोलने का तरीका जो होता है वो भी डिफरेंस होता है, ठीक है। और जनरली A to Z कह सकते हैं कि चाहे अमेरिकन स्पीकिंग हो, इंडियन हो, या फिर ब्रिटिश आपका हो, कोई भी A to Z जो रिटन ग्रामर है उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि रिटन ग्रामर इतना टफ होता है कि उसे हम एकदम माइंड में सेटअप करके उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो वी इग्नोर मेनी ऑफ द वे टू स्पीक इंग्लिश एंड वी चूज द बेस्ट वे एंड इजी वे फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो हमें समझ में आता है, बहुत शॉर्ट चल जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप बोलते हैं वुड यू लाइक को कह देंगे यू लाइक, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, यू लाइक टू हैव टी, सीधा बोल देंगे यू लाइक टू हैव टी। उनका एक्सेंट है, ऐसा बता देगा कि हाँ कुछ पूछा जा रहा है, तो डू यू हटा के डायरेक्ट कह देंगे डू यू लाइक की जगह यू लाइक टू हैव टी। तो ये कुछ चीजों को वर्ड को हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करके बोलते हैं सेंटेंस को। ओके कुछ और डाउट्स? नो सर। तो एंड करते हैं क्लास को। यस सर। चलिए होमवर्क आपके पास है, कुछ डाउट्स होगा उससे रिलेटेड तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और कुछ क्लूज मैं भेज दूंगा जिससे आपको एक तरह का इशारा मिल जाएगा। वैसे आप लोग सेंटेंस जो बनाए हैं काफी इनिशियल अच्छा रहा, आप लोगों का पहला दिन था, और कल के क्लास के बेस पे जो सेंटेंस बनाए सभी लोग का अच्छा था, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक था जो करेक्ट हुआ, और इस तरह डेली करेंगे तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में खुद आपको एक तरह का पॉजिटिव एंड मॉडिफिकेशन चेंजिंग आपको खुद अपने अंदर दिखेगा कि हम थे क्या, एंड आई वाज वेयर एंड नाउ वेयर आई एम। तो आप कहाँ थे और आप कहाँ हैं ये आपको खुद ब खुद विद इन 10 और 20 डेज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए फिर अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज सर। चलिए खुदा हाफिज, अल्लाह टेक केयर। हेलो।